आज जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो डेटा इनकोडिंग मेथड। जो डेटा सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उससे हम डेटा कैसे कैप्चर करें, किस प्रक्रिया से हम उससे डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। तो डेटा इनकोडिंग या डेटा इनपुट एक डेटा को इंक्लूड करने की एक प्रक्रिया है और ये विभिन्न तरीकों द्वारा की जा सकती है। और डेटा को कहाँ हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये हम एनालॉग डेटा को हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड आधारित सॉफ्टवेयर में हम डेटा को इंक्लूड कर रहे हैं। और वो जो डेटा आपके दो टाइप के थे, एक एनालॉग थे, एक डिजिटल थे। एनालॉग को हम विशेष प्रक्रिया के थ्रू कंप्यूटर में ऐड करते हैं। डिजिटल डेटा होते हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर प्रोसेस में होते हैं, लेकिन उसको हम हमारे जो विशेष सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज करते हैं जीआईएस में, उसमें इंक्लूड करते हैं। तो डेटा जब हम कैप्चर करते हैं या डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस शुरू होती है, उस वक्त विभिन्न डेटा इनकोडिंग मेथड हैं, तरीके हैं, लेकिन हमें तीन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए ये तय करना है कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इस वक्त। पहला जो तरीका है, वेदर द डेटा आर एनालॉग और डिजिटल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा का रूप क्या है, किस फॉर्मेट में है वो। अगर वो एनालॉग फॉर्म में है तो पहले आपको उसको स्कैनर के थ्रू आप रास्टर डेटा में कन्वर्ट करोगे स्कैन करके। अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो हो सकता है डिजिटल फॉर्म में आपका जो सैटेलाइट का डाटा वो डिफरेंट फाइल में होता है। उस डाटा को हम एक कंपोजिट फाइल में डेवलप करते हैं पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसका ओरिजिनल फॉर्म हमें पता होगा, तभी हम आगे उसका प्रोसेस कर पाएंगे। फिर हमें देखना है वेदर द डाटा आर स्पेशल और एट्रीब्यूट, ये डाटा किस प्रकार का है। स्पेशल में हमें देखना है कि ये आपका जो रास्टर डाटा है, या रास्टर को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है, या वेक्टर डाटा है, वेक्टर को हम और ज़्यादा एडिटिंग करनी है, उसमें कुछ मैनिपुलेट करना है, ये हमें पहले निर्धारित करना होता है। या एट्रीब्यूट डाटा है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट इस स्पेशल डाटा से संबंधित है जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो सारी सूचनाएं एट्रीब्यूट आपके स्टडी एरिया से संबंधित हो, आपको वही इंक्लूड करोगे जो आपकी स्टडी एरिया से संबंधित है। अगर आपका स्पेशल डाटा है, वेदर डाटा आर टू बी स्टोर्ड इन वेक्टर और रास्टर फॉर्मेट, की कौन से फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं। एट्रीब्यूट है तो आप कौन सा मॉडल उसमें यूज करोगे, आप हायरार्की मॉडल यूज करेंगे, आप नेटवर्क मॉडल करेंगे, या रिलेशनल डाटा मॉडल करेंगे, या बाद में जो एक नया फॉर्मेट आया आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप यूज करेंगे। तो इन प्रक्रियाओं से पहले आप अपने डाटा सोर्स के आधार के ऊपर आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद में अगर आपका डाटा रास्टर डाटा है तो रास्टर डाटा को आप इनकोड करोगे। अगर वो एनालॉग फॉर्म में डाटा है तो आपको एक स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर से उस एनालॉग डाटा को, मैप को आप डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल आपने अपने मोबाइल फोन से भी आप आजकल कर सकते हैं सारा। जो आप फोटो लेते हैं किसी भी मैप की, तो वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, रास्टर फॉर्मेट वो कहलाता है। चाहे वो जेपीईजी फॉर्मेट में करिए या चाहे आप टिक फॉर्मेट में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या पीडीएफ में करिए, लेकिन वो आपका जेपीजी टिक फॉर्मेट आपका रास्टर फॉर्मेट। लेकिन जब इसको आप स्कैन करते हैं स्कैनर के थ्रू, एक ऑप्टिकल स्कैनर आपका होता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार के डाटा आप उससे अचीव कर पाएंगे। मोबाइल फोन में वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जब आप स्कैनर से स्कैन करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि कितना डॉट पर इंच डीपीआई पे आप स्कैन करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई मैप है, आप उस पर डीपीआई आप लगाते हैं, इसमें ये माना जाता है कि जितना डीपीआई आप लगाओगे उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया आएगी, अच्छी आएगी, अच्छे ढंग से आप मैप को देख पाओगे। अगर आप कम डीपीआई लगाएंगे तो आपकी मैप की जो क्वालिटी है आप अच्छे ढंग से उसको
तो उसमें जो फीचर है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैक्सिमम डीपीआई कर दें तो आपका जो एनालॉग मैप है वो अच्छे ढंग से कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर इतना अच्छा करने से जो फीचर आपको बिल्कुल, जो मान लीजिए कोई ब्लैक कलर से आपको आइडेंटिफाई हो रही थी और वो लाइट थी उस मैप में, तो वो ज़्यादा डीपीआई करने से वो फीचर आप आइडेंटिफाई उसमें नहीं कर पाएंगे, तो उसमें इंफॉर्मेशन का मिसिंग भी हो जाता है। तो ये आपको डीपीआई बड़े ही अच्छे ढंग से ध्यान से सोच समझ के आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है कि अलग अलग डीपीआई पे आप करोगे तो इस मैप को आपका कैसे क्वालिटी का आपको डाटा मिल रहा है। दूसरा, जो आपकी, इट इज रिकमेंडेड टू स्टार्ट विद क्लीन एंड शार्प हार्ड कॉपी मैप्स एंड स्कैन एट ए रीजनेबल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपका डिपेंड करता है डीपीआई के ऊपर ही, डॉट पर इंच पे। वो आपका डिजिट में होता है 300, 200, 400 जो भी है, और जितना ज़्यादा डीपीआई होगा आपका रेजोल्यूशन भी उस इमेज का हाई होता है। तो स्कैनिंग रेजोल्यूशन शुड मैच द रेजोल्यूशन एट विच द ओरिजिनल डाटा सोर्स वाज क्रिएटेड। आपको ये भी देखना है कि ओरिजिनल डाटा किस रेजोल्यूशन के ऊपर है या किस स्केल के ऊपर है। अगर आप टोपोसिट आपकी 1:50,000 की स्केल के ऊपर है तो आप इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन उसका ले लेंगे कि आपका टोपोसिट जो स्कैन करने के बाद में आपकी उसकी स्केल 1:40,000 हो जाए, तो आपका डाटा सही नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 50,000 के ऊपर है, तो 40,000 पे आप स्केल उसकी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है रेजोल्यूशन तय करते वक्त कि उस एनालॉग मैप की स्केल किस स्केल के ऊपर वो बना हुआ है। आप उस स्केल से उसकी कम स्केल के ऊपर डाटा तो आप कैप्चर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्केल के ऊपर आप डाटा कैप्चर करोगे तो आपका डाटा में एरर आएगी। तो एक आपका टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एरर इन जीआईएस। तो सोर्सेस ऑफ एरर इन जीआईएस जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके साथ साथ ही चल रहे हैं। कि जैसे आप एनालॉग डाटा को आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने से पहले जो एनालॉग मैप है आपका, उसको आपको अच्छे ढंग से उसमें जो श्रिंकेज जो पड़े हुए हैं, क्योंकि वो पुराने ओल्ड डाटा होते हैं तो उसमें हो सकता है वो कि कटा फटा हो गई, उसको आप ठीक ढंग से फ्लैट स्कैनर के ऊपर आपको फ्लैट रखना पड़ेगा। वो फ्लैट रखने, स्कैन करने से पहले भी आपकी एरर हो सकती है। जैसे आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करते वक्त कितने डीपीआई पे किया है, आपने ऑप्टिमम डीपीआई लिया है नहीं लिया, वहां आपकी एरर हो सकती है। स्कैनर में एरर हो सकती है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन को स्कैन ना कर पाए, कुछ को ब्लैक कर दें, कुछ को वो वाइट कर दें, इंफॉर्मेशन उसमें छुप जाती है। स्कैन करने के बाद में आप उस डाटा को सेव करते हैं, और सेव आप चाहे जेपीजी फॉर्मेट में कीजिए, टी फॉर्मेट में कीजिए, या कोई और फॉर्मेट में आप कीजिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है जिसको वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये एक स्कैनिंग प्रोसेस थी। इसको एक रास्टर डाटा को इनकोड करने का एक मेथड है कि कैसे हम एनालॉग डाटा को रास्टर डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा डाटा आपके पास होता है डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा आपका रिमोट सेंसिंग डाटा डिजिटल डाटा है, और रास्टर डाटा का एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। पिछले सेमेस्टर में डिजिटल डाटा के ऊपर हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है, तो उतना डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ डिजिटल डाटा से अगर हमें उसको इनकोड करना है तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एक विभिन्न तकनीकों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, जो कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल इमेज जो आपकी थी उसमें मैनिपुलेट करता है, और वो मैनिपुलेशन सारा आपका पिक्सल की वैल्यू के आधार पर करता है। तो इसलिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में 4 टाइप की इंपॉर्टेंट इमेज प्रोसेसिंग है। एक आपकी इमेज प्री प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे ही आपको सैटेलाइट से डिजिटल डाटा आपको रा फॉर्म में मिलता है, आपकी रिमोट सेंसिंग जो लैब है इंडिया में, उस
लैब में जैसे ही डाटा वो रिसीव होते हैं, रिसीव होते ही उस डाटा में 2 प्रकार की एरर होती है, एक रेडियोमेट्रिक एरर, एक जियोमेट्रिक एरर। जिसमें हमने डिटेल से हमने डिस्कशन किया था कि आपकी कोई उसमें पिक्सल मिस हो सकता है, कोई लाइन मिक्स हो सकती है उसमें, और उसमें आपकी जियोमेट्रिक एरर में क्योंकि आपका जो अर्थ का जो शेप है वो आपका ओब्लेट सफेरोइड है, लेकिन ये इमेज आपको एक फ्लैट फॉर्म में मिल रही है, स्फीयर फॉर्म में मिल रही है, इसलिए उसमें जियोमेट्रिक करेक्शन आना जरूरी है। तो वो जियोमेट्रिक प्रॉब्लम जियो रेफरेंसिंग के द्वारा दूर की जाती है। ये सारी डिटेल से हमने डिस्कशन की थी। तो इसमें जितने भी जो डेफिशिएंसीज है, फ्लाज हैं इमेज के अंदर, जो इमेजिंग सेंसर से हमें मिलती है, इमेजिंग सेंसर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो इमेज प्री प्रोसेसिंग कहलाती है। इमेज इन्हांसमेंट, एक बार डाटा आपका जो रेडियोमेट्रिक एरर और जियोमेट्रिक एरर को दूर करने के बाद में उस डाटा में आपकी इमेज की क्वालिटी में आपको कई बार अच्छे ढंग से नहीं दिखती, या आपको इमेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इमेज इंटरप्रिटेशन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आप इमेज को इन्हांस करते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि लीनियर स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, फिर उसमें आपके स्पेशल फिल्टर लगाए थे अलग अलग, कि इमेज की जो क्वालिटी है वो हाई भी करता है और इमेज की क्वालिटी है वो लो भी करता है। अगर कोई इमेज ज़्यादा ब्राइट आपको दिख रही है तो उसकी क्वालिटी आप लो कर सकते हैं ताकि इमेज इंटरप्रिटेशन अच्छे करें। या कोई जो फीचर है जिसमें आपकी लो क्वालिटी है, वो डार्क ब्लैक की और उसमें कोई शेडो जोन में है और में है, तो वहाँ हम उसकी इनहांस, उसकी ब्राइटनेस उसमें बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी इमेज क्वालिटी में सुधार होता है और आप इमेज इंटरप्रिटेशन की जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ती है। ये जो प्रक्रिया आपकी इमेज इन्हांसमेंट कहलाती है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपके जो मल्टी बैंड डाटा है, क्योंकि आपके डाटा 2 या 2 से अधिक बैंड में हैं, जैसे लिस्ट 3 का हम डाटा जिसके ऊपर इस विलेज का जो काम करेंगे वो आपके सामने 3 बैंड में रखा गया है, 432 बैंड में। उस तीनों बैंड को मिलाने से एक नया, एक आपको स्टैंडर्ड एफसीसी डेवलप होता है। वो डाटा मैनिपुलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मैनिपुलेशन है। या फिर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज आपकी एक है लेकिन वो विभिन्न समय की है, एक आपकी 2000 की है, एक आपकी 2021 की है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज होगी। उसमें हम कंपैरिजन देख सकते हैं। या मल्टी रेजोल्यूशन की है, एक लिस्ट 3 का डाटा है आपके एक समय का, दूसरा समय का आपका मल्टी उसका लिस्ट 4 का डाटा है। या आपका पैंक्रोमेटिक डाटा है, जिससे आप डाटा मर्ज करके एक नई इंफॉर्मेशन उनसे निकाल सकते हैं, कि आप पैंक्रोमेटिक डाटा को जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पैंक्रोमेटिक डाटा का ले सकते हैं, और आपका जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो आपका मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा का ले सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी डेवलप किया जाता है। और इसमें आपके विभिन्न डिस्कशन हमने किया था, और एनडीवीआई आपको कैलकुलेट करवाया था, बैंड रेशियो इसी में आता है। तो डिटेल डिस्कशन पिछले सेमेस्टर में हुई थी। फिर आपका इमेज क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, एनवी सॉफ्टवेयर और सागा सॉफ्टवेयर के आपको दोनों ये उसके ऊपर ये करवा के प्रैक्टिकली भी दिखाया था, कि जिससे हम उस इमेज से सुपरवाइज क्लासिफिकेशन यानी ऑटोमेटिक हम क्लासिफिकेशन करके एक नई इंफॉर्मेशन क्लास उसमें डेवलप कर लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये राष्ट्र जो आपकी इमेज थी उस इमेज को हम इनकोडिंग कर रहे हैं, उससे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो डिस्कशन जो हम करने जा रहे हैं, राष्ट्र डाटा के इनकोडिंग, या तो आपका एनालॉग डाटा है उसको स्कैन करके आप लेके आए हैं राष्ट्र फॉर्मेट में, या आपके पास ऑलरेडी डिजिटल इमेज है, वो आप अपने स्टडी के लिए आप एप्लीकेशन उसका कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जियो रेफरेंसिंग उस डाटा की आपको करनी होती है। जो डिजिटल डाटा है वो आपको ऑलरेडी जियो रेफरेंस मिलता है, या आपको चेक करना होता है कि ऑलरेडी जियो रेफरेंस है या नहीं। पिछले डिस्कशन जो डाटा सोर्स में हमने आपको बताया था कि जो इस तरह का जो डाटा था विलेज स्टडी के लिए वो जियो रेफरेंस था, लेकिन वो जियो रेफरेंस आपका पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन में था। अगर कोई राष्ट्र डाटा हमने स्कैन किया है, जैसे टोपोग्राफिकल सीट का, और जो आपका एक सजरा बेस्ड मैप था उसको स्कैन किया,
वो दोनों आपके जियो रेफरेंस नहीं थे, तो उसको जियो रेफरेंस किया गया। तो जियो रेफरेंसिंग क्या है? वो एक आपके जो इमेज डाटा है, उस इमेज डाटा को एक प्लेन में प्रोजेक्ट करने की एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया किसी न किसी मैप प्रोजेक्शन के संदर्भ में ही होती है। कोई ना कोई डेटम और मैप प्रोजेक्शन उसमें अप्लाई किया जाता है, और उस इमेज को एक प्लेन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको आप ज्योग्राफिकल लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप उसको असाइन करते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या जियो रेफरेंसिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो डिफरेंट सोर्स का है। उस डिफरेंट सोर्स के डाटा को एक पॉइंट पे लेके आने के लिए, क्योंकि हम उस हमारी अलग अलग लेयर में जो डाटा है उसको एक सिंगल लेयर में हम उसको कन्वर्ट करते हैं या उसको ओवरले करते हैं, उसके लिए हमें जियो रेफरेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि एक प्लेटफॉर्म पे डाटा आए तो आपकी जो स्टडी है वो अच्छे ढंग से हो सके। और क्यों करनी होती है? क्योंकि अलग अलग जो मैप बन के आए हैं वो अलग अलग स्केल के ऊपर होते हैं और अलग अलग रेजुलेशन के ऊपर होते हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो इसको अगर हम जियो रेफरेंसिंग को क्वांटम जीआईएस में एक बार देखें, तो ये क्वांटम जीआईएस सॉफ्टवेयर है आपका, और इसमें हमने डाटा सोर्स जो लिए थे, सबसे पहले हमने लिए थे लिस्ट 3 का, विलेज आर्यनगर का लिया था। और इसकी इंफॉर्मेशन हमने चेक की थी, उस वक्त आपका पॉलीकोनिक में था ये प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर इसको हमने रिप्रोजेक्ट किया, ये आपका WGS84 में, अब आपको ये दिख रहा है कि WGS84 प्रोजेक्शन, ये आपका लैटिट्यूड और प्रोजेक्शन दोनों इसमें लगा हुआ। तो एक डाटा ये था आपका, और इस डाटा में मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, जैसे ये कितने बैंड का डाटा है, सिंबोलॉजी में यहाँ पता लग रहा है कि कलर गन 321 में दिखाती है हमेशा, लेकिन ये आपका 432 में डाटा है, और इसको रेड बैंड को हमने 4 दिया तो स्टैंडर्ड एफसीसी आपका डेवलप हो गया है, मैनिपुलेशन हो रहा है। ये साथ के साथ हम प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कशन करते रहेंगे। फिर दूसरा डाटा हमने टोपोसीट का लिया। टोपोसीट को भी हमने जियो रेफरेंस किया, क्योंकि जियो रेफरेंसिंग की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी आपको की जा सकती बताई जा चुकी है। जियो रेफरेंसिंग की जो 2 तरीके थे, इमेज टू इमेज जियो रेफरेंस और कीबोर्ड एंट्री से जियो रेफरेंसिंग, इसको भी अगर हम देखें प्रॉपर्टीज में जाके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपकी WGS84 में है। और फिर हमने जो आपका जो कैडेस्ट्रल मैप था उसको भी जियो रेफरेंस किया WGS84 में। जियोग्राफिक आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इसमें। तो WGS84 डेटम और प्रोजेक्शन दोनों सेम है। ये 3 हमारा सोर्स डाटा था, तीनों को हमने जियो रेफरेंस कर लिया, तो तीनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके आ गए। आप इसमें देख सकते हैं जियो रेफरेंस इसलिए जरूरी है कि तीनों आपकी जो फीचर है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अगर आप इसमें देखें, ये तो जो विलेज है आपका, ये सेटलमेंट वाला एरिया है, आपको ठीक करीब करीब दिखाई दे रहा है। ये जो रोड है आपका, रोड आपको उससे अपोजिट के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपकी जियो रेफरेंसिंग की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। इसमें बहुत आपको पेशेंस के साथ ये करने चीज़ें पड़ती है, इसमें इतना ज़्यादा पेशेंस से नहीं किया गया है ये आपको हाईलाइट करने के लिए। तो लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये आपकी एज मैचिंग और रबर शीटिंग इस प्रोसेस को कहते हैं, पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये एक आपकी प्रक्रिया थी जियो रेफरेंसिंग की। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आए, वो है आपका रिप्रोजेक्शन। क्योंकि आपको जो स्टडी करनी है, जैसे लिस्ट 3 का जो डाटा था वो पॉलीगोनिक में था, उसको रिप्रोजेक्ट करके हम WGS84 में लेके आए थे। जियो रेफरेंस किया तो वो 84 में ही होता है क्वांटम जीआईएस, पहले जियो रेफरेंसिंग। लेकिन आपको इसकी एरिया की, आपको जो एरिया है किसी भी
फील्ड का, पॉलीगॉन का वो चाहिए आपको, कोई भी लेंथ आपकी, चाहे कैनाल है, आपकी रोड लेंथ चाहिए आपको, वो डाटा आपको WGS84 में आपको नहीं मिलता। उसके लिए आपको UTM प्रोजेक्शन में डाटा आपको रिप्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो रिप्रोजेक्शन क्या है? अटेम्प्ट टू पोर्ट्रेट 3D टू 2D डेटा, यानी 3D सरफेस को 2D सरफेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोजेक्शन जब असाइन करते हैं, और प्रोजेक्शन असाइन करने के बाद में आप उसमें कुछ जो समरूपता है शेप की, उसमें डिस्टोर्शन आता है, डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन, स्केल और एरिया में, वो इस प्रोसेस से आता है। लेकिन जैसे ही आप एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में भी करते हैं, तो उसमें भी ये डिस्टोर्शन हल्का जरूर आएगा। तो एक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, डेटम है, और जो आपका जो प्रोजेक्शन है, वो दोनों आप नया असाइन करते हैं रिप्रोजेक्शन में। तो ये प्रोसेस भी हम इसमें देखेंगे क्वांटम जीआईएस में, कि ये जो तीनों जो डाटा सोर्स थे हमारे, ये तीनों के तीनों WGS84 में है। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं। और एक आपके पास एक विलेज बाउंड्री भी पड़ी है WGS84 में। ये विलेज की आउटर बाउंड्री डेवलप हो गई यहाँ पर, और इसको अगर हम सिंपल फिल करके देखें, ये आउटलाइन देखें, सिर्फ थोड़ा सा इसको ठीक करें, और ये सिर्फ एक आपकी आउटलाइन बन रही है कि बाउंड्री है। ये डाटा अगर पहले ही बना हुआ है तो ये हमारा वेक्टर सोर्स हो गया डाटा ऑलरेडी, एक वेक्टर का डाटा सोर्स था, वो एक वेक्टर फाइल पड़ी है यहाँ पर। अब इन सब को हम यूटीएम प्रोजेक्शन में हम उसको रिप्रोजेक्ट करते हैं रास्टर में जाके। रास्टर में हम जाएंगे और रिप्रोजेक्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। जिस भी इमेज को आपको रिप्रोजेक्ट करना है, जैसे लिस्ट 3 आर्यन अगर रिप्रोजेक्ट करना है, तो लिस्ट 3 आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसका सोर्स CRS क्या है, WGS84 है, डेस्टिनेशन आपका क्या है, यूटीएम जोन में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट नेबर आपका रीसैम्पलिंग मेथड सबसे उपयुक्त होता है। नोट सेट 0 कर देंगे कि जो 0 वैल्यू है वो उसको नहीं लेगा। और आप एक इसकी फाइल, रिप्रोजेक्टेड फाइल एक अलग से सेव फाइल कर देंगे। सेव फाइल होने के बाद में आप इसको रन कर देंगे तो आपका ये रिप्रोजेक्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया भी आपको पहले प्रैक्टिकली आपको समझाई गई है, एक बार ये दिखाने के लिए था यहाँ पर। तो जब ये रिप्रोजेक्ट आ जाएगा, ये जो चारों जो डाटा था आपका, वो हमने रिप्रोजेक्ट सबसे पहले यूटीएम को लिस्ट 3 को किया। ये आपका रिप्रोजेक्ट आ गया, और यहाँ पर अब ये जो शो है, इसको यहाँ पर हम चेंज करते हैं कि WGS84 में आपको दिखाना है। तो ये आपका डाटा आ गया। फिर हमने रिप्रोजेक्ट किया टोपोसिट आर्य नगर को यूटीएम में। फिर हमने जो कैडेस्ट्रल मैप था उसको रिप्रोजेक्ट किया। फिर जो आपकी जो विलेज बाउंड्री एक आपके पास रखी हुई थी उसको रिप्रोजेक्ट किया। इसमें आपको रिप्रोजेक्ट करना पड़ता है, ये विलेज बाउंड्री है आपकी, आउटर बाउंड्री, क्योंकि आपकी विलेज को स्टडी करनी है तो आपको बाउंड्री चाहिए। तो इससे डाटा, आपके जो डिफरेंट सोर्स के डाटा थे, वो एक सिंगल स्केल के ऊपर आ गए हैं। अगर हम किसी की भी स्केल चेंज करते हैं तो वो आपका सारे डाटा की स्केल चेंज होगी एक साथ के ऊपर, यानी इसका साइज रिसाइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था आपके लिए यहाँ पर रिप्रोजेक्ट के बारे में बताना। फिर इसके आगे जो आपका आता है सब सेटिंग, भी इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है। आप किसी एरिया में स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो आर्यनगर की जो एक वेक्टर बाउंड्री है, कि आपका स्टडी एरिया तो वही है, तो आपकी जो टोपोसीट है वो कुछ बाहर के एरिया की है। आपका जो लिस्ट 3 का डाटा है वो भी बाहर का एरिया है। अगर उसको आप डिजिटाइज करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ हमारा जो स्टडी एरिया है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा, वो हमें मिल जाए, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। तो सब सेटिंग क्या है कि ब्रेकिंग आउट ए पोर्शन ऑफ लार्ज इमेज इनटू वन और मोर स्मॉलर इमेजेस। एक बड़े साइज की इमेज को छोटे छोटे एरिया में, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में उसको बांटने की जो प्रक्रिया है, तोड़ने की प्रक्रिया है, वो आपका सब सेटिंग कहलाती है। क्योंकि जो इमेज फाइल है उसका स्टडी एरिया से ज़्यादा एरिया होता है, तो इस केस में हम उसको इमेज फाइल को
एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार उसको छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि आपका डाटा सेविंग कैपेसिटी भी आपकी बचेगी और आपको एक्स्ट्रा उसमें डिजिटाइज करने में या और डाटा को इनकोड करने में आपका जो टाइम लगेगा वो आपका नहीं होगा। इसको भी अगर हम QGIS में जाके देखें तो आपको ये देखेगा कि हमने ये डिस्कस किया था, ये आपकी विलेज बाउंड्री है और ये आपका लिस्ट 3 का प्रोजेक्टेड डाटा है, आपका स्टडी एरिया यही है सिर्फ। तो आपको फालतू का ये इतना, आप चाहे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन किए अनसुपरवाइज कीजिए, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बाद में अगर इसको करते हो तो आप इसमें वेक्टर में जाएंगे और डाटा मैनेजमेंट टूल में एक एक करके आप देखेंगे। आपका इसमें आपको ये नहीं मिल रहा है, आप रास्टर में जाएंगे, फिर इसमें देखेंगे, प्रोजेक्शन को देखेंगे, मिससेलेनिएशन को देखेंगे, एक्सट्रैक्शन को देखेंगे। एक्सट्रैक्शन आपका जो ऑप्शन है जहाँ से आपको एक लार्ज साइज एरिया से आपको छोटा एरिया मिल जाएगा, वो क्लिप नाम से है। रास्टर बाई एक्सटेंड करेंगे तो जितना आपको दिखाई दे रहा है वो सारा होगा। मास्क लेयर से हम क्लिप करेंगे इस एरिया को। इसमें क्या करेंगे कि इनपुट लेयर देंगे हम, भाई हम लिस्ट 3 जो यूटीएम में थी आपकी, उस इमेज को आप सबसेट करना चाहते हैं। ये रिप्रोजेक्ट वाली थी आपकी, और मास्क आपकी विलेज बाउंड्री एक ही है तो वो आपका मास्क आ गया। सोर्स CRS क्या था, यूटीएम जोन था। टारगेट भी आपका यूटीएम जोन हो गया, वही 0 यहाँ पर आप डालेंगे और फिर इसी में आप इमेज जहाँ सेव करना चाहते हैं क्लिप मास्क उसका नाम दे देंगे, जैसे हमने लिस्ट 3 के लिए यहाँ पर दिया है सबसेट आर्यनगर यूटीएम, और रन कर देंगे। तो इसके बाद में जो डाटा आपका निकल के आएगा वो आपका इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग आपका जो लिस्ट 3 का जो डाटा है वो आपका सबसेट हो गया है। इस बाउंड्री को आप कर सकते हैं। ये आपके एक विलेज का स्टडी एरिया आपका ये अलग से निकल गया, इसके ऊपर आपको काम करना होता है। इसी तरह से प्रोसेस से आपने टोपोशीट को भी इसी के ऊपर कर लिया और ये आपकी बाउंड्री है। और इसमें हमने जो लैंड ओनरशिप का डाटा था वो नहीं किया था, क्योंकि वो उससे हमें करना क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था इस 3 प्रकार के सोर्स से लेने का। हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये था कि हमें एक विलेज की स्टडी करनी है और वो विलेज हमारा आर्यनगर, और इसकी हमें बाउंड्री यहाँ से लेनी थी, इसकी हम बाउंड्री ले पाए, बाउंड्री के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और ले पाए हम इसमें अगर है तो। ये लैंड की इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिल जाएगी कास्ट वाइज, ये ब्लॉक हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपका लिस्ट 3 का डाटा था वो आपका काफी बड़ा था, और इस मैप से हमने ये जो वेक्टर की जो बाउंड्री है आपकी, इस मैप से ही ये डिजिटाइज की है। ठीक है, इससे हमें बाउंड्री एक पता लगा, वो डिजिटाइज कर ली, और इस बाउंड्री को फिर हमने सुपर इम्पोज करना था लिस्ट 3 के डाटा के ऊपर, ताकि ये डाटा में मिल जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है, वो काफी पुराना डाटा है। वो विलेज का मैप आपका इसमें आपको दिख रहा होगा ये, कि ये आपका 2000 का है मार्च का, और ये लिस्ट 3 का डाटा आपका बाद का है, 2014 के आसपास का है। तो इससे आपको ये कुछ जो परिवर्तन आए होंगे जो इसमें जो दिख रहे हैं वो देख आपको स्टडी करने थे। फिर प्रोपोसीट से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आपको इस लिस्ट 3 के डाटा से ये नहीं पता लग रहा कि इसमें आपका ये सेटलमेंट का तो पता लग रहा है, लेकिन कौन सा गांव है, ये रोड कौन सा है, ये क्या है, ये इससे आपको नहीं पता लग रहा है। इससे आपको अपोजिट से ही पता लगेगा चीजें कि आपकी बालसमंद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी एट्रीब्यूट डाटा भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ये आपका रोड है बालसमंद, कुछ उसमें आपके वायर फेंस हैं, ये आई हुई है आपकी HAU का एरिया आ गया इधर आगे। तो इस तरह से हमें एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से निकलेगी। तो जितने भी सोर्स के डाटा थे हमने लिए, जो अवेलेबल थे उसको हमने एक जियो रेफरेंस किया। जियो रेफरेंस करने के बाद में एक कॉमन प्रोजेक्शन के ऊपर लेके आए, फिर उससे हमने सबसेट किया।
अब आपका ये जो डाटा है, आपका रिसर्च करने के लिए आपका एक बेस तैयार हो गया है, और इस बेस को फिर आगे हम आज जो हमने डिस्कशन किया है वो किया है रास्टर डाटा इनकोडिंग का, और फिर आगे जो डिस्कशन होगी वो हमारी वेक्टर डाटा इनकोडिंग की होगी। और आज की क्लास हम